हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अपना डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो तक हमने अपना मॉड फंक्शन तक डोमेन रेंज निकालना सब सीख लिया था। आज हम वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन देखेंगे जो कि हमारे आर डी शर्मा में भी उसके ग्राफ हैं, कुछ डोमेन रेंज के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो आज मैं आपको उसी फंक्शंस के बारे में बताऊँगी, ठीक है। तो देखते हैं, पहला फंक्शन हमारा लॉगरिदमिक फंक्शन। क्या है हमारा? लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है। तो लॉगरिदमिक फंक्शन में हम लॉग के बारे में देखेंगे, हम उसके ग्राफ देखेंगे, हम डोमेन रेंज देखेंगे। डोमेन मतलब व्हाट? रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो वही उसका रिस्ट्रिक्शन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा लॉग के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो आई होप आपको आता होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं लॉग के बारे में। अगर लॉग हमारा दिया हुआ है log 2 8 इक्वल्स टू k, ठीक है, सपोज। तो हम इसको आंसर इसको कैसे करते हैं या फिर कौन सी वैल्यू? तो आप ध्यान दो, ये जो हमारा होता है ये बेस होता है, ठीक है। इसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा होता है ये हमारा इनपुट होता है, ठीक है। इसको हम इनपुट बोलते हैं, ये हमारा बेस होता है। और जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है तब वो हमारी कैसे निकलती है? 8 इक्वल टू द पावर k। क्या किया हमने जो बेस था उसको हमने इसका बेस बनाया, और ये वैल्यू जो थी वो अपनी जगह पे थी और ये हमारी पावर में आ गई, ठीक है। तो लॉग ये हमारा ऐसे सिंपल सॉल्व होता है। अब आपको ये वैल्यू समझ में आ रहा होगा। या ऑब्वियसली यहाँ पे k की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? k की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, तभी तो हमारा ये 8 होगा। तो लॉग को इस तरह करते हैं। अब लॉग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मैं पूरा ब्रीफ नहीं, मैं सिर्फ इसके डोमेन रेंज पे फोकस करूँगी, लेकिन तब भी थोड़ा सा देखते हैं। जब डिफरेंट टाइप ऑफ लॉग के बारे में हम बात करेंगे तो लॉग की जो वैल्यू होती है वो इसके बेस से वैरी करती है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, लॉग की जो वैल्यू होती है वो इसके बेस से वैरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लो log 2 4 इक्वल टू k, और अगर आप ये लो log 4 4 इक्वल टू k, तो ये देखो ये वैल्यू तो सेम है ना, लेकिन बेस की वैल्यू मैंने डिफरेंट ले ली है, लेकिन इसका आंसर भी क्या आएगा? डिफरेंट आ जाएगा। इस केस में आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि जब ये इधर पावर बनेगा तो 1 हो जाएगा, और इस केस में आपकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो लॉग की वैल्यूज़ हैं वो बेस से भी डिफर करती है, ठीक है। बेस हम डिफरेंट रखेंगे तो हमको डिफरेंट आंसर मिलेगा। तो अब डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, लॉग ए एन इक्वल टू एक्स, सपोज ये था हमारा log a, ठीक है, ये था। तो अब ये हमको क्या कहता है कि a टू दी पावर, यही चीज़ जो मैंने आपको बताई यही मैंने लिखा है, n अपनी जगह पे, और ये जो a है इसकी पावर हमारी x हो गई, ये है। तो ये इसका करने के लिए हमें क्या होगा कि a शुड बी ग्रेटर देन 0, और a की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए, एंड जो n है वो हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। अब ये मैंने क्या कर दिया, यही हमारा बेसिकली हमारा डोमेन आगे चल के निकालेगा, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस आ गई, रिस्ट्रिक्शंस हम किस पे डालेंगे कि कब ये वैल्यूज़ हमें नहीं देगा, ठीक है। तो जब हमें वैल्यूज़ देगा, मतलब इसको मैं भी एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम इसमें कोई वैल्यू देंगे तो वो हमको इनपुट लेगा और आउटपुट भी देगा, तो वो हमारे लिए वैलिड हो जाएगा, वैलिड वैल्यूज़। तो मतलब ये हमारा एक तरह से डोमेन निकालने वाला है। तो एक बार इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं क्या है। देखो, ये हमारा बेसिकली सिंपल लॉग था, ये कहाँ से आया ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब ये तीन चीज़ देख लेते कैसे हुआ। ये कह रहा है कि जो a है वो हमेशा मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा है? देखो, अगर हम इस फॉर्म पे थोड़ा सा ध्यान दें, आपको इससे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इससे आप ज़्यादा फेमिलियर हो, आपको इससे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। लॉग पे मैं नहीं जाके बता रही हूँ, मैं इस पे बता रही हूँ। तो ये कह रहा है a शुड बी ग्रेटर देन 0। ऐसा क्यों होना चाहिए? तो सपोज आपने नेगेटिव वैल्यू ले ली है कि सपोज आपने ले लिया -4, ठीक है, सपोज। तो आप क्या लिखोगे? -4 टू द पावर x, ठीक है। तो अब आप ये देखो, अगर मैंने x की वैल्यू जब तक मैंने पॉजिटिव ली तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारा x के ऊपर तो यहाँ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने x की वैल्यू ले ली 1/2, तो ये क्या हो गया? -4 टू द पावर 1/2, मतलब ये हो जाएगा हमारा, जो कि हमारे लिए वैलिड नहीं है। ये रियल नंबर में हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए ये कह रहा है कि a की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है।
आपको इतना समझ में आ गया? देखो ज़ीरो इसलिए क्योंकि अगर हम नेगेटिव पार्ट में जाएंगे और नेगेटिव पार्ट में कहीं हमने फ्रैक्शनल पावर रख दी, क्योंकि आपको एक चीज़ याद रखना है कि x के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो हमारा a और n के ऊपर है। तो x की हम जब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं तो हम फ्रैक्शनल पार्ट भी ले सकते हैं, हम माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा फ्रैक्शनल पार्ट लेने पर माइनस वैल्यू हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो हमें जो हम आउटपुट चाहते हैं वो हमें वैलिड आउटपुट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा क्यों हम पॉजिटिव लेंगे। अब a इज़ नॉट इक्वल टू 1, इसको भी देख लेते हैं। अब a 1 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सपोज मैं एग्जांपल लूँगी, सपोज मैंने लिखा 3 इक्वल टू 1 टू द पावर x। ठीक है, तो क्या ये कभी पॉसिबल है? कभी x की क्या हम कोई भी वैल्यू रखेंगे कि हमको 3 मिले? कभी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, नेवर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये वैलिड कब तक रहेगा? जब तक हम 1 की पावर 1 रखेंगे तभी तक वैलिड रहेगा, उसके बाद से ये हमारा वैलिड नहीं होगा। चाहे हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख दें और x की हम कोई भी वैल्यू रख दें तो ये वैलिड नहीं होगा। इसलिए लिखा है कि a कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 हमारा सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होती है जिस पे ये हमको सही आउटपुट देगा और वो है 1। ठीक है, उसके अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए ये हमको गलत वैलिड आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? n शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर आपको ये समझ में आया है तो आपको ये भी समझ में आएगा। देखो कैसे, ये कह रहा है कि a, देखो यहीं से मैं बताऊंगी, a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर a जो भी 0 है, 0 से बड़ा मतलब हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू मान लो 2 है इसकी कोई भी पावर, तो जाहिर सी बात है अगर पॉजिटिव वैल्यू का हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कर रहे हैं तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं है। हाँ, आपका फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकती है। ठीक है, आपकी 1/4 आ सकती है, आपकी 3/6 आ सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो इसकी वजह से, क्योंकि जब हमने नेगेटिव इनपुट ही नहीं डाला है तो हमको नेगेटिव आउटपुट कैसे मिलेगा? हमको नेगेटिव आउटपुट भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा ये चीज़ हो जाता है कि n भी जो है वो हमारा हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने लॉग फंक्शन आपको समझा दिया। अब इसके डोमेन रेंज के बारे में बात कर लें, जिसके लिए हम लोग इतनी देर से ये कहानी समझ रहे थे। ठीक है, डोमेन रेंज, क्योंकि वही हमारा इंपॉर्टेंट है। तो डोमेन रेंज के लिए आपको एक बार इसका ग्राफ देखना होगा। ठीक है, तो चलो एक बार ग्राफ देख लेते हैं हम इसका कैसे होगा। ठीक है, हम ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में सबसे पहले आपने ऐसे करना है और ऐसे करना है। ये ग्राफ आपके बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, देखो अब ये रिस्ट्रिक्शंस को आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा, मतलब लॉग की जो भी वैल्यूज जब आएंगी तो आपने ये रिस्ट्रिक्शन ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपको इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, देखो सपोज आपने लिया y इक्वल टू fx इक्वल टू लॉग बेस 2x। ठीक है, अब ये इसमें आप वैल्यूज़ रख के निकाल सकते हो। सपोज आपने 1 रखा, सपोज x की वैल्यू आपने 1 रखा तो y की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। आप इस फॉर्म से कर सकते हो। आपने अगर x की वैल्यू 1 रखा है तो ये 2 की पावर आपकी y हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 की पावर 1 कब होगी? जब जाहिर सी बात है y जो है वो 0 होगा हमारा। तो जब हमने x की वैल्यू 1 रखा तो हमको y क्या मिला? 0 मिला। ठीक है, इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमको y की वैल्यू 1 मिलेगा। ठीक है, ये भी आप रख के देख सकते हो इसमें। फिर जब हम x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू हमको 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमको 3 वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो अब हम इसको चलो प्लॉट करते हैं। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू हमको 0 मिली। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू हमको 1 मिली, मतलब 2 यहाँ और 1 यहाँ, ऐसा। फिर जब x की वैल्यू हमने 4 ले ली, सपोज 4 यहाँ ले लिया, तो y की वैल्यू हमको 2 मिला। तो कुछ ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे ऐसे, ये इस तरह से ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, थोड़ा लाइन नहीं ठीक बना, लेकिन आप समझ रहे हो। ठीक है, मैं जो समझाने का ट्राई कर रही हूँ, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, उसी तरह से एक और सिचुएशन होती है कि हमने ये यहाँ पे कह दिया कि y जो a है हमारा वो बड़ा होना चाहिए 0 से, और हमारा जो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन एक ये भी तो कंडीशन बनती है ना इसमें, देखो 0 से लेस देन 1, ये कंडीशन क्या कह रहा है कि जो a है वो हमारा 1 नहीं है। मैंने इक्वालिटी का साइन नहीं लगाया तो ये 1 के इक्वल तो नहीं है, और जो हमारा 0 है उससे भी तो ये जो रूल है इसको भी तो फॉलो कर रहा है। मतलब ये कह रहा है जो a है हमारा वो 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, मतलब कोई तो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं यहाँ पे बेस में हमारे।
ठीक है, कोई तो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के लिए जब हम अपना ग्राफ करेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ, क्योंकि देखो कैसे, जब वो नीचे बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस वो नीचे की तरफ आएगा। क्यों? देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर आप -2 को करोगे और अगर आप 2 को करोगे, ठीक है, अगर हम छोटे, सपोज आप 1.5 1/4 का वैल्यू को स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 1/16, ठीक है। लेकिन अगर आप 4 का स्क्वायर करते हो तो आपको 16 मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ये आपका और छोटे होता जा रहा है और ये आपका बढ़ रहा है। मतलब आप जब 0 से और 1 के बीच की जो फ्रैक्शनल वैल्यू का एक्सपोनेंट करोगे, मतलब उसकी पावर बढ़ाओगे, तो एक्चुअल वैल्यू कम होगी, ठीक है। देखो ये 1/4 से कम हो गया ना, 1/16, और ये 4 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह नीचे से आएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा इस तरह बनेगा। अब ये दोनों के लिए हम अपने डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। देखो डोमेन क्या हो जाएगा इसमें हमारा, 0 से इन्फिनिटी। कैसे 0 से इन्फिनिटी? क्योंकि हम कह रहे हैं कि 0 से हमारा बड़ा होना चाहिए बस, बाकी 1 नहीं होना चाहिए, और हमारा कोई भी उससे मतलब नहीं है। और जो रेंज होगा, डोमेन हमारा क्या हो गया? हमारा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी के बीच हम कोई भी इनपुट हम दे सकते हैं, बट ये एक्सक्लूडेड ब्रैकेट है, ये ध्यान रखना है। 0 नहीं दे सकते हैं, इसके बीच की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। जब रेंज की बात करेंगे, ये मैं ग्रेटर वाले इस सिचुएशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये हमारा केस 1 है और ये केस 2 है, ठीक है। ये 1 है और ये 2 है। और रेंज की बात करेंगे, इसके रेंज की बात करेंगे तो हमको जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ भी मिल सकता है, वो फ्रैक्शनल भी मिल सकता है, वो कोई भी वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा रियल नंबर, ठीक है। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। उसी तरह जब नीचे की बात करेंगे तो जो डोमेन हो जाएगा हमारा, वो भी 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि हमने जो इनपुट है वो हमको इन्फिनिटी 0 से पॉजिटिव वैल्यू ही देनी है, ठीक है। और रेंज हमारा सिमिलरली ऐसे रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि रेंज हमारा जो आउटपुट निकल के आएगा वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको इतना लॉग क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ओके तो हम अपना नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ आपको फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करूंगी और उसका ग्राफ और डोमेन रेंज, ठीक है। सो आई होप आपको लॉग समझ में आया। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लेट मी एक्सप्लेन क्या लिखा है उस पर अभी आपको। ओके तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमको फंक्शन से ही पता चल रहा है कि ये हमको कोई इंटीजर वैल्यू देने वाला है, ठीक है। अब वो इंटीजर वैल्यू हम अपना निकालेंगे कैसे, एक बार हम इसको समझ लेते हैं कैसे होगा। देखो इंटीजर वैल्यू ये कहता है, सपोज मैंने 2.75 लिखा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ तक कि हम कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो कि इसको वैलिड करता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अगर इस ब्रैकेट में हमारा फंक्शन लिखा है तो वो हमसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। देखो अगर हम 3.9 लिखते हैं तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 आ जाएगा, मतलब हम उसके इंटीजर पार्ट को लिखेंगे और जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट भी एक फंक्शन है, ठीक है, उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन 0 के लिए हमारा 0 हो जाएगा। जब हम माइनस में जाएंगे, सपोज -1.9, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपने एक चीज़ याद रखना है कि कभी भी जो हमारा वैल्यू दिया है उससे बड़ी वैल्यू नहीं, या तो बराबर या तो लेस। बराबर कैसे हो जाएगा, अगर हम 4 बोलेंगे तो हमारा 4 आएगा, या तो लेस। अब 2.75 का हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आया, 2 आया, तो ये इससे लेस ही तो है, तो लेस आना चाहिए। और ये नेगेटिव है तो हम नंबर लाइन के हमेशा अपने लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.1। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम जब निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा -2, ठीक है। तो क्योंकि हम आपको राइट साइड, आपने अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप अपना नंबर लाइन बना सकते हो, ठीक है, नंबर लाइन बना सकते हो। सपोज आपका यहाँ पे -1 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 1.9 है, यहाँ पे -2 है, ठीक है। तो आपने इस साइड जाना है, आपने कम की ओर जाना है। अब जैसे ये पॉजिटिव वैल्यू था तो कम की ओर आने के लिए भी हम इधर करते थे, तो यहाँ पे भी हमको अब कम की ओर जाना है, ठीक है। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो -2 हो, इससे कम। अगर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है, सपोज आपने लिख दिया 1, तो ये तो इससे ज़्यादा हो गया ना, तो ये इसका वैलिड नहीं है, ठीक है। माइनस में हम अपने लेफ्ट साइड जाएंगे और इसमें भी लेफ्ट ही जाएंगे, लेकिन आप बस एक चीज़ याद रखो कि कम होना चाहिए और उसका इंटीजर वैल्यू अपने कम होना चाहिए, ठीक है।
तो अब बुक में देख लेते हैं। देखो जैसे कि इसका -7.45 दिया है ना, तो अब अगर साइज -7 अगर हम लिख देते तो बड़ा हो जाता, तो हम पीछे जाएंगे, हमेशा कम की ओर हमने जाना है, ठीक है। तो इसका हमने -8 लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ही 0.75 था। अब अगर हम 1 लिख देते इसका तो वो हमारा इससे ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, हमेशा कम लिखना है इसमें। तो ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो अब हम इसके डोमेन रेंज के बारे में बात कर लें। देखो इसका डोमेन रेंज बहुत इजी होगा, आपको यही समझ में आ जाएगा। अब देखो डोमेन जो हम इनपुट देते हैं, ठीक है, डोमेन हम कैसे नंबर इनपुट दे रहे हैं, चाहे पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव, चाहे पॉइंट, चाहे, ठीक है। तो चाहे पॉजिटिव दे रहे हैं, चाहे नेगेटिव दे रहे हैं, चाहे कोई भी वैल्यू हम दे रहे हैं, मतलब जो डोमेन होगा वो हमारा रियल नंबर से बिलोंग करता है। इतना तो हमको क्लियर है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो वैल्यू देने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम पूरा रियल नंबर कर सकते हैं, ठीक है। और रेंज क्या होगा, आप देखो आउटपुट हमको जब भी मिल रहा है एक इंटीजर वैल्यू मिल रही है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन इंटीजर वैल्यू मिल रही है। तो रेंज इज ऑल अबाउट आई थिंक आउटपुट, ठीक है। जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो रेंज होता है, और जो हम इनपुट देते हैं वो हमारा डोमेन होता है। तो आउटपुट में हमेशा हमको इंटीजर मिल रहा है, तो ये हमारा रेंज हो जाएगा इंटीजर। एज सिंपल एज दैट, बहुत ईजी है, ठीक है। अब एक बार हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। देखो ग्राफ इसका बहुत इजी है, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप समझ जाएंगे। देखो यहाँ से शुरू करते हैं, 0 से। 0 पे हमने कौन सी वैल्यू दी, 0 थी। 0.1 पे कौन सी वैल्यू, 0। 0.2 पे कौन सी वैल्यू, 0। कैसे, क्योंकि हमने हमेशा कम जाना है और इंटीजर लेना है, तो 0 पॉइंट है कम, कौन सी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम 1 तक 0.9 तक हम कौन सी आउटपुट हमको मिलेगा, 0 मिलेगा। इसलिए ये हमारी एक लाइन यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे हम 1 पे पहुँचेंगे तो हमको 1 मिलेगा, ठीक है। 1 पे 1 मिला, जैसे हम 1.1 देंगे फिर हमको 1 मिलेगा, ठीक है। आउटपुट ये हमको 1 मिलेगा। कब तक 1 मिलेगा, जब तक हम 1.9 तक जाएंगे। तो ये 1.9 तक हमको आउटपुट 1 है। फिर जैसे ही हम 2 पर आएंगे 2.9 तक हमको 2 ही मिलेगा, ठीक है। और उसी तरह नेगेटिव है, मतलब जब 2.1 करेंगे तब भी 2 मिलेगा, 2.4 करेंगे तब भी 2 मिलेगा, 2.9 करेंगे तब भी 2 मिलेगा। इसलिए ये इसके 2 पर है, ठीक है। तो इसी तरह इसके ग्राफ हमारा ऐसे बनता है, एक सिंपल सा, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, इसके ग्राफ वगैरह। और प्रॉपर्टी बहुत इजी है, मैं आज प्रॉपर्टी पे फोकस नहीं करूँगी, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं अपना, सिग्नम फंक्शन। देखो सिग्नम फंक्शन हमारा सबसे इजी फंक्शन होता है, ठीक है। मैं आपको ये एकदम डिस्क्लेमर दे रही हूँ, बहुत इजी होता है। देखो तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन हमारा साइन तय करता है, ठीक है। इसका डोमेन रेंज, अभी हम इसकी सारी बात करेंगे, पहले मैं इंट्रो दे देती हूँ। जो सिग्नम फंक्शन होता है वो हमेशा 3 तरह की वैल्यू देता है। कौन कौन सी, 1, 0, -1, ठीक है। 1, 0, -1 सिग्नम फंक्शन हमेशा 3 तरह की वैल्यू देता है, 1, 0, -1। इस दुनिया की कोई भी आप पॉजिटिव वैल्यू रख दो, अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू रखी है तो उसने आउटपुट 1 देना है। अब ध्यान से सुनेंगे क्या करना है, क्योंकि ईजी है ना, तो एक बार ध्यान से देखो। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू देते हैं और कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, बस वो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो सिग्नम फंक्शन हमें आउटपुट 1 देता है। और अगर हमने इस दुनिया की कोई भी वैल्यू डाली और अगर हमको नेगेटिव मिलता है तो उसने -1 देना है, और जब 0 डालेंगे तो 0 होगा। 0 डालेंगे तो 0 होगा, जब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो 1, कोई भी नेगेटिव, मतलब चाहे हम 1000 डाल दें, चाहे 1 लाख डाल दें, चाहे 1 करोड़ डाल दें, हमको जो आउटपुट है सिग्नम फंक्शन पे वो 1 मिलेगा। क्यों 1 मिलेगा, क्योंकि वो नंबर पॉजिटिव है हमारा, ठीक है। तो आप ये तरह से सीख सकते हो कि एक तरह ये साइन है, जब हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो ये 1 देता है, नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो -1 देता है, और जब 0 मिलती है तो 0 देता है, ठीक है। तो अब डोमेन रेंज की बात कर लें। डोमेन इसका रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि देने में हमको जो इनपुट देना है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम कोई भी नंबर दे सकते हैं। लेकिन जो रेंज है हमारा, रेंज हमको हमेशा 3 टाइप की ही वैल्यू देगा, तो रेंज हमारा ये हो जाएगा, ये, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत इजी फंक्शन है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर हम देखेंगे, और सिग्नम फंक्शन का हम एक बार ग्राफ देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है सिग्नम फंक्शन का। तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हमारा ऐसा क्यों बना है, क्योंकि 0 पे 0 दे रहा है, और पॉजिटिव की कोई भी वैल्यू दे दे आउटपुट हमको 1 ही मिलेगा, नेगेटिव की कोई भी वैल्यू दे दे आउटपुट हमको -1 मिलेगा। इसलिए ये ऐसे बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट तक, जैसे जैसे हम वैल्यूज देते जाएंगे ये लाइन हमारी ऐसी बढ़ती जाएगी, ठीक है।
तो आइए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत हद तक बिल्कुल आपका लॉग फंक्शन, अगर आपने लॉग फंक्शन क्लियर कर लिया है तो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या कहता है, वही जो लॉग कहता है, क्योंकि लॉग में देखिए मैं आपको फिर से जाके बताती हूँ, ये लॉग था, हमने इसको एक्सपोनेंट फंक्शन में तो कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी सेम है, सब कुछ हमारे एक्सपोनेंशियल का सेम है, ठीक है। तो मैं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि एकदम लॉग जैसा है ये, इसका ग्राफ भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। अगर हम 1 से कम की बात करेंगे तो हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा, अगर हम 1 से ज़्यादा की बात करेंगे तो ये हमारा इंक्रीज करेगा और एक टाइम पे जाके ये हमारा फ्लैट हो जाएगा। तो आइए हम अपने एक स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो इससे पहले की वीडियोस में मैंने स्क्वायर रूट फंक्शन बताया है आपको, बाकायदा हमने डोमेन रेंज भी उसका निकाला है, लेकिन एक बार एज अ फंक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन क्या कहता है, देखो स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए मैंने, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है कि हमारा जो स्क्वायर रूट फंक्शन वैलिड होता है, हमेशा वैलिड होता है। कब कब ये इनवैलिड हो जाता है, जब हमारे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पे ये अटक जाता है, बोलता है अब तो नहीं हो पाएगा मुझसे, अब मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन हमारा वैलिड हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है, ग्रेटर देन हमारा ग्रेटर और इक्वल टू कह सकते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए होता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए होता है, बस और कुछ भी नहीं है। स्क्वायर रूट फंक्शन का हमारा ग्राफ इस तरह बनता है, वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारा ग्राफ आपको मिल जाएगा, और इसका जो हमारा डोमेन होता है वो हमारा 0 से इन्फिनिटी तक होगा। क्यों, क्योंकि कभी भी हम इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते, तो और 0 से इन्फिनिटी पॉजिटिव वैल्यू हम कोई भी दें, पॉइंट में आप दे दो, आप 3.76 दे दो, आप 7.96 दे दो, ठीक है। तो आप पॉजिटिव वैल्यू कोई भी दे दो, और रेंज भी हमको, जब आप पॉजिटिव वैल्यू आप इनपुट दोगे तो आप सोचो आपको नेगेटिव वैल्यू कैसे मिल सकती है। ऑब्वियसली जब आपने इनपुट आप पॉजिटिव दिए हो तो आपको आउटपुट भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, तो आपका जो रेंज हो जाएगा वो भी इस तरह हो जाएगा। तो आई होप आपको सारे फंक्शन क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।